नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों पूरे देश में लोकसभा चुनाव की चर्चा तेज हो गई है और अब ये वो स्थिति आ गई है जब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने करीब 65 सीटों का ऐलान कर दिया है, जबकि अन्य दलों ने भी लगभग कमोबेश कितनी ही सीटों का ऐलान हो चुका है। देश में करीब 75% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है और अब चुनावी समर बिल्कुल तैयार हो गया है। सभी दलों के अपने-अपने योद्धा मैदान में डटे हुए हैं। अब जातीय संतुलन की बात करें तो अगर भारत में बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर जातीय संतुलन के बिना किसी चुनाव का समर जीत पाना बेहद मुश्किल होता है। इस बार अगर किसी जातीय समीकरण की आप तुलना करेंगे या उसका समीकरण का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक समुदाय ऐसा है जिसको पूरी तरह से या यूं कहें कि पूरे देश से किनारे लगाने का काम किया गया है। अब तक सारे राज्यों की तुलना करें तो ये जयंत सिन्हा का टिकट था, उनका भी टिकट काट करके इस बार वैश्य बिरादरी को दे दिया गया है। यानी कि इस बार अब तक की देश में जितनी सीटों का ऐलान हुआ है उनमें और उत्तर प्रदेश की 64 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कायस्थ प्रत्याशी को नहीं उतारा है, जबकि देश में कायस्थ की आबादी अच्छी खासी है। उत्तर प्रदेश में भी करीब 7% कायस्थ है। इन इतनी बड़ी संख्या में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की करीब 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर कायस्थ मतदाता निर्णायक है, यानी कि वो किसी प्रत्याशी को जिता नहीं सकता लेकिन वो हराने की स्थिति में बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है कि पूरे देश से कायस्थ को समेटने की क्या राजनीति शुरू हो गई है? क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब ये तय कर लिया है कि कायस्थ समुदाय को राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में भी अब इस बात पर सोशल मीडिया पर तमाम सारे मैसेज वायरल हो रहे हैं कि क्या अमित शाह क्षत्रिय और कायस्थ विरोधी हो गए हैं। क्योंकि कई जगहों पर अगर सबसे ज्यादा टिकट काटा गया है तो सिर्फ इन्हीं दोनों समुदाय का काटा गया है, कायस्थ और क्षत्रिय। क्षत्रियों को तो कोई टिकट मिला भी है लेकिन कायस्थ समुदाय को एक भी टिकट नहीं मिला है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि क्या कायस्थ समाज एक भी सीट रिजर्व नहीं करता है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कायस्थ समाज में खासा रोष है और उसी सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं कायस्थ समुदाय के एक ऐसे वयोवृद्ध नेता और यूं कहें कि कायस्थ समाज की राजनीति के पुरोधा, अगर मैं पुरोधा शब्द का इस्तेमाल करूं तो वो भी शायद कम होगा, क्योंकि मैंने जिनके साथ आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे वो अपने जीवन के लगभग 70 वसंत दे चुके हैं जब उन्होंने राजनीति को पलते बढ़ते देखा। यहाँ तक यूं कहें कि देश की आजादी के बाद से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव हुए सबको उन्होंने अच्छी तरह से, उन्हें याद है किस तरह से कायस्थ समाज को लेकर के उंगली पकड़ के खड़े हुए और कायस्थ समाज की राजनीति को उन्होंने बहुत मुकाम तक पहुंचाया। वो एक ऐसे नेता हैं जिनके संगठन में कायस्थ संगठन उनकी अगुवाई में ही बना और अब देखते देखते 6-7 कायस्थ संगठन उत्तर प्रदेश में ही खड़े हो गए। लेकिन अगर उनकी बात करें तो आज भी राजनाथ सिंह हो या कोई भी कायस्थ का बड़ा नेता अगर उत्तर प्रदेश में आता है तो हृदय नारायण श्रीवास्तव का नाम लेना नहीं भूलता है। यह उनकी थाती है और ये उनकी सच्चाई है कि किस लगन से उन्होंने कायस्थ नेताओं की या कायस्थ समाज की जमीन तैयार की थी। आज हमारे साथ बेबाक बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हृदय नारायण श्रीवास्तव। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। और बताएं। सब ठीक है सर। ये उत्तर प्रदेश में कायस्थ समाज के साथ क्या हो रहा है? उनको पूरी तरीके से सेट किया जा रहा है। आज लखनऊ हो, चाहे प्रयागराज हो, बरेली हो, गोरखपुर हो, कानपुर हो, तमाम सारे ऐसे जिले हैं जहां 11% तक कायस्थों की भागीदारी है। और इन जिलों में पहले बलिया में कायस्थ MP हुआ करता था, गोंडा में MP हुआ करता था, गोरखपुर में MP हुआ करता था, लखनऊ में भी हुआ करते थे। लेकिन आज पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कायस्थ विरोधी सी हो गई है। किसी भी, मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के डॉक्टर SC राय, दिनेश शर्मा, राजनाथ सिंह सभी का चुनाव लड़वाया है, संयुक्ता भाटिया का चुनाव लड़वाया। अभी इस चुनाव में भी मैं काफी सक्रिय रहा मेयर के। उसके बाद भी किसी कायस्थ को कोई भी छोटे से छोटा पद के लिए उपयुक्त नहीं समझा जा रहा, जबकि लखनऊ में लगभग 10% कायस्थ वोटर है।
पूरे प्रदेश में तो करीब 3% है, लेकिन पूरे लखनऊ में तो खास खास शहर है, लेकिन फिर भी कायस्थों को बहुत इग्नोर किया जा रहा है। कई बार राजनाथ सिंह जी से बात हुई ज्योत्सना के बारे में, ओपी श्रीवास्तव के बारे में, तमाम सारे ऐसे नेता थे जनी के बारे में, लेकिन जानबूझ करके जनी को पिछली बार कुछ एक अपर कास्ट के लोगों ने हरवा दिया, जबकि वो एक अच्छा जमीनी जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था। यही हाल लखनऊ में आज चुनाव डिक्लेयर हो गया, राजनाथ सिंह आ चुके हैं। कायस्थों ने एक बहुत बड़ी मीटिंग कम्युनिटी सेंटर में की, हजारों आदमी वहाँ कायस्थ जुटे, उन्होंने उसको देखा भी और सबने कहा कि अब की बार आपको पहले से ज्यादा वोट मिले, लेकिन कम से कम आप कायस्थों को तो देखिए कि यहाँ विधानसभा की सीट खाली है। जिस सीट पर कायस्थ का पूरा दावेदार है उसमें ज्यादातर कायस्थ ही लोग बाहुल्य हैं। उसके बाद भी अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं लिया गया, जिसमें ओपी श्रीवास्तव, ज्योत्सना श्रीवास्तव, अन्य कई कायस्थ नेता टिकट मांग रहे हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे, बहुमत जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन अभी उस पर निर्णय नहीं लिया गया। तो मैं जानना चाहता हूँ, अभी भी हमारा होली मिलन 31 को है, उसमें ब्रजेश पाठक भी आ रहे हैं, नीरज भी आ रहे हैं, लेकिन कायस्थों की एक एकजुटता है आज दिखाई पड़ी है। आज लखनऊ में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में नवयुवक कितना है कायस्थों का, वो बीजेपी के साथ आ गया, क्योंकि देश में की एक स्थिति को मोदी सरकार ने ऊपर उठाया। मोदी का एक वर्चस्व बढ़ा, उससे देश का भी सम्मान बढ़ा है। आज ग्रोथ रेट इंडिया का बढ़ा है, लेकिन कायस्थों का रेट क्यों गिर रहा है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आप स्थानीय समीकरणों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भाजपा का रेट बढ़ा, मोदी कर रहे हैं, कहीं आप लोगों की यही बयान तो कायस्थ समुदाय के लिए जहर का काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि आपको वोट पूछें ना पूछें, आपको बैठाएं ना बैठाएं, आपको सम्मान दे या ना दे, आप भाजपा के साथ खड़े हैं। राजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कायस्थ 101% साक्षर है। साक्षर ही नहीं, वो विद्वान भी है। महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे युवा हों, सब हाईली क्वालिफाइड हैं और वो देश का हित और अहित दोनों समझते हैं। क्योंकि देश का हित हो रहा है, इसलिए वो इस बात को इग्नोर नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी कायस्थों को इग्नोर कर रही है। आज रविशंकर प्रसाद केंद्र में रहे मंत्री थे, सबसे योग्य मंत्रियों में से उनकी गिनती होती थी, लेकिन वो हटा दिया गया। आज चाहे लखनऊ हो, चाहे और जिले हों, सिद्धार्थनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में 2 बार मंत्री बने, दोनों बार की बार बिल्कुल ही हटा दिया गया और उनको प्रयागराज से हटा करके बाहर चुनाव लड़ाने भेज दिया गया। आखिरकार क्या स्थिति ऐसी बन रही है, क्या कमी हो रही कायस्थों में, जो आज भी अगर उनको इलाहाबाद से या प्रयागराज से चुनाव किसी को लड़ाया जाता तो निश्चित रूप से जीतता। सर, कमी तो आप खुद बता रहे हैं कि क्या कमी, आप खुद कह रहे हैं, क्या ये विद्वता हमारे समाज के पतन का कारण बन रही है? ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि जो हमारी योग्यता है, हमारा जो निरीक्षण विवेक है, वो हमारी प्रगति में बाधक बनना है। एक कहावत है कि जैसे कथा पुराण की अहिर सुने चितलाए, कि कथा हो रही हो तो चाहे अहिर या छोटी जात का कोई भी व्यक्ति हो, वो बड़े ध्यान से सुनता है और उसी को मानता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई इस तरीके का एक नेतृत्व तो है, लेकिन सब अपनी अपनी राय रखते हैं क्योंकि सब योग्य हैं। इसलिए ये बुराई जो मैं आप पूछ रहे हैं राजेश जी, इसमें सच्चाई है कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी उच्च विचार हैं, यही हमारे राष्ट्रीय योगदान में बाधक बन रहे हैं। ये सच्चाई है। तो क्या इसका क्या कोई हल है? क्योंकि आपने तो कायस्थों की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है, सारे संगठन आपने खड़े किए हैं, आज भले 6 फ्रंटों में बढ़ गए हों, 7 संगठनों में बढ़ गए हों, लेकिन हर देर का आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करिए, हर दर्जी प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए तो हृदय श्रीवास्तव को सम्मान देता है, लेकिन उसके बावजूद कायस्थ समाज कहाँ जा रहा है?
एक बार आपको याद होगा कि दो विधानसभा के पहले की बात है, एक रातों रात पोस्टर लगाए गए थे, कायस्थों जागो या हमेशा के लिए सो जाओ। उसके बाद बनारस से टिकट मिला कायस्थ को, सिर्फ उसी के चलते। उसके बाद से भाजपा जनता पार्टी ने रातों रात पोस्टर हटवा दीजिए। तो क्या इसका मतलब ये कि अगर आप विरोध करेंगे तो सुनेंगे, नहीं विरोध करेंगे तो नहीं सुनेंगे, तो फिर आप विरोध की राजनीति क्यों नहीं करते? नहीं, विरोध तो करना चाहिए। हमें अपनी हक को लेने के लिए किसी हद तक आज नवयुग हमारा इस उसमें है कि हम राजनीति में आएंगे। राजनीति एक आज धंधा भी बन गया है और एक सम्मान की बात भी बन गई है। इसलिए हर नवयुग चाहता है। हमारे यहाँ चाहे बड़े बड़े लोग नेता रहे हैं, कैलाशनाथ सारंग रहे हैं, जो राजनाथ सिंह के चुनाव में आए, यहाँ पर यशवंत सिन्हा साहब आए जो विदेश मंत्री थे, वो भी राजनाथ सिंह के चुनाव में आए। राजनाथ सिंह ने बहुत बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसके बाद भी कायस्थों को कोई पद ढंग का नहीं मिला। मैं चुनाव प्रभारी था दोनों का जगह मैंने काम किया और एक ईमानदारी से जिस तरीके से जोड़ना चाहिए था उस समाज को जोड़ा। लेकिन ये सच्चाई है कि आज राजनीति में आश्वासन देने के बाद भी, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे मोदी हों, महेश जी जो बनारस में उनके प्रभारी थे, वहाँ के अध्यक्ष थे, उनको एमएलसी नहीं बनाया गया, वहाँ दूसरे को एमएलसी बना दिया गया। नंबर 2, इसका रोष वहाँ के कायस्थों ने जिताया और आशुतोष सिन्हा को वहाँ एमएलसी समाजवादी पार्टी जितवा दिया। ये बहुत बड़ी बात थी कि मोदी जी के क्षेत्र में, उनके इलाके में एक समाजवादी पार्टी का कायस्थ आशुतोष जीत के आ गया और इनका पद हार गया। हृदयनाथ जी, मुझे बहुत कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बहुत शर्म की बात है। राजभर जिसका 3 सीटों पर योगदान है, वो जिनका 4 सीटों पर निषाद का है, उनका यानी कोई भी सीट जो अपना दल 2 सीटों पर महत्व रखता है, उनके लोगों को बड़े बड़े संसद में जगह मिल जा रही है, मंत्री बनाए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन कायस्थ समाज जो आज सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, आप खुद कह रहे हैं सबसे ज्यादा संख्या में है, और कायस्थ समाज 1-2 सीटों पर महत्व नहीं रखता है कि वो 4 सीटों पर राजभर रखते हैं, 2 सीटों पर अनुप्रिया पटेल रखती हैं, 3 सीट पर निषाद रखते हैं, तो उनको टिकट मिल जाता है, उनका बेटा मंत्री बन जाता है, वो खुद मंत्री बन जाते हैं, उनके लोगों को सांसद में जगह मिल जाती है। कायस्थ समाज क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? कायस्थ समाज क्या विरोध की राजनीति नहीं करता? क्यों आप लोग एक पहल नहीं करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में जहां पर कायस्थ निर्णायक है वो भाजपा को वोट ना करे? ये बात संभव नहीं है। अगर हम या हमारे जैसे और नेता इस बात को कायस्थों के लिए कहें, एक फतवा जारी करें कि नहीं कायस्थ अब की विरोध में वोट देगा, तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि कायस्थ खुद बुद्धिजीवी है, देश के हित की बात सोचता है। ये एमपी का चुनाव है, लिहाजा वो अधिकांश लोग मोदी को ही चाहेंगे और मोदी को ही जिताने की कोशिश करेंगे। ये बात सच्चाई है कि जो गालियां देते हैं, जो पार्टी में हमेशा अलग थलग रहे, उनको जिनकी संख्या कम है, 1-2 सीटों पर जिनका महत्व है, लेकिन वो लोग उनका मुंह बंद करने के लिए आज बीजेपी उनको फिर बुला रही है। चाहे ब्राह्मण रहा हो, वो भी पहले कांग्रेस के साथ था, बाद में समाजवादी पार्टी के साथ हो गया, बाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ हो गया। आज उन्हीं के लोगों को बार बार बुला करके बीजेपी अपने में वोट दे रही, टिकट दे रही। इसी तरीके से ठाकुर हों, चाहे वो पिछड़ी जात के लोग हों, जिन्होंने गालियां पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी को दी, हिंदुओं को गालियां दी, हिंदू के देवी देवताओं को नकारा, ऐसे राजभर जैसे आदमी के लोगों को बीजेपी बुला रही। ये दुर्भाग्य की बात, इसमें दोहराने में मानता हूँ। जहाँ तक बात परिवारवाद की है, आज भी परिवारवाद चल रहा भारतीय जनता पार्टी। कल्याण सिंह का लड़का राजवीर एमपी है, राजवीर का लड़का उत्तर प्रदेश में मंत्री है, ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? राजनाथ सिंह यहाँ से एमपी हैं, उनका लड़का गाजियाबाद से एमएलए है, यहाँ दूसरा लड़का तैयार हो रहा है। सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि परिवारवाद चल रहा है, जिनका परिवार अब योगी और मोदी का परिवार तो नहीं है, लेकिन बाकी जितने नेता हैं उनका परिवार है और वो आगे अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको एक्सेप्ट नहीं करे। सर, आपकी तमाम बातों का निष्कर्ष ये है कि राजनीति में हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे, वो हमें पूछे या ना पूछे। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, आपसे आधी उम्र का हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि सत्ता
सड़क से तय होती है, सत्ता संघर्ष से तय होती है। अगर आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, आपका समाज सड़क पर नहीं उतरेगा, तो निश्चित रूप से धीरे-धीरे करते कायस्थ समाज अस्तित्व को विलीन हो जाएगा। तो ये राजनीति आज ज़रूरी है किसी समाज के बढ़ावे के लिए। अगर राजनीति में आपको जगह नहीं मिलेगा, तो आपका समाज को ना कोई हिस्सेदारी मिल पाएगी। आप देख लीजिए, खाली आप लोकसभा, विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन में देख लीजिए, सिर्फ एक छोटा-सा प्रकोष्ठ है, जिसके नेता ओम प्रकाश श्रीवास्तव हैं। उस भारतीय जनता पार्टी में आप मीडिया में देख लीजिए, सिर्फ एक हृदयनारायण श्रीवास्तव हैं। उन दोनों को भी अलग-थलग किया जा रहा है। संगठन में भी कायस्थ समाज को हिस्सेदारी नहीं है। तो क्या कायस्थ समाज, या तो यह मान लिया जाए कि कायस्थ समाज अब नाकारा हो गया है? नहीं, कायस्थ समाज नाकारा कभी ना था, न कभी होगा और न कभी है। बस केवल उसमें जो एक बताया जो आपको मैंने, कि एक चूंकि पढ़े लिखे होने के नाते उसको एक राष्ट्रहित की बात समझ में आती है कि देश कहाँ जा रहा है, देश किसके हाथों में सुरक्षित है, कहाँ उससे तरक्की हो रही, इसलिए वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। बाकी इसके पहले अभी मुलायम सिंह जी की पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने प्रमुख सचिव आलोक रंजन जी को राज्यसभा का टिकट दिया और उसमें बहुत सारे लोग चाहते तो जीत सकते थे वो, लेकिन उनको जितवाना पार्टी, उनकी पार्टी ने भी हरवाया, हमारे लोगों ने तो अपने जो तोड़ने थे तोड़ दिए। इसलिए हमारी समझ में आता है कि संघर्ष से करना चाहिए, संघर्ष से ही कुछ निकलेगा। लेकिन जहाँ तक देश हित की बात हो, वहाँ सर, देश हित की बात ना करें, राष्ट्र हित के नाम पर भारत कायस्थ समाज अपनी जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। हम समझते हैं जहाँ पर देश हित होगा वहाँ सब समाज का भी होगा। और ये नहीं है, आज जागरूकता कायस्थों में राजनीति के प्रति बहुत बड़ी, गली मोहल्ले में हर एक नेता तैयार हो गया है। आज नहीं तो कल इसका एक विस्फोट होगा। निश्चित रूप से ये एक झंडे तले आएंगे और अपने हित के लिए किसी हद तक ही जाने को तैयार हो जाएंगे। ये मेरा नहीं है। सर, मैं एक जो मैं देखता हूँ ज़मीन पर, चूँकि मैं पत्रकार हूँ और जैसी दृष्टि हमारी है वैसा मैं समझता हूँ। मैं देखता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी कायस्थ संगठनों का नेता, जितने भी दल हैं, 7 संगठन जिनको मैं नाम से गिना सकता हूँ, वो सारे संगठनों के नेता सिर्फ भाजपा नेताओं की चाटुकारिता में लगे रहते हैं कि राजनाथ सिंह के पास कैसे नंबर बढ़ जाए, राजनाथ सिंह पहुँचने से सारे कायस्थ नेता पहुँच जाएंगे। भाजपा की कोई भी नेता आता है तो कायस्थ संगठन के सारे नेता वहीं पहुँच जाते हैं। क्या ये पैरोकारी, क्या हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना सकते? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को लग जाएगा कि कायस्थ समाज हमसे विमुख हो रहा है, लेकिन कायस्थ समाज यूनाइट हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कायस्थ समाज भाजपा को वोट ना करें, राष्ट्र के साथ ना खड़ा हो, लेकिन हम भाजपा की चमचागिरी में क्यों खड़े रहते हैं? मैं हृदयनारायण जो चुनाव प्रभारी था राजनाथ सिंह जी का, आज तक उनके कालिदास मार्ग का मैंने बंगला में नहीं देखा, कहाँ गए। वो आते हैं, मैं कभी मिलने उनसे नहीं जाता। सवाल ये नहीं है कि मैं मतलब अपना, हमारा कोई स्वाभिमान नहीं, मैं चाटुकारिता करता हूँ। कुछ लोग जो बाहर से आए, दूसरी पार्टियों से लोग आ गए हैं, जो छोटे छोटे संगठन बना करके खड़े हुए हैं, वो जरूर चाटुकारिता करने जाते हैं कि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। लेकिन जब तक वो यूनाइट नहीं होंगे और किसी एक को अपना नेता नहीं मानेंगे, तब तक वो किसी हालत में कुछ पाने के स्थिति में नहीं होंगे। ये मेरा जानना है। अभी मैं 31 मार्च को भी होली मिलन सम्मेलन हमारा होने जा रहा है, उसमें इस बात को हम निर्णय लेंगे कि उसमें किस तरीके से हमारी राजनीति क्या की जाए। मैं उमेश जी से कहूँगा, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसमें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के हैं, ये एक निर्णय लें और जो हमारा साथ दे हम उसका साथ दें, हम ही दान। सर, पूरे कायस्थ समाज से आखिरी सवाल, कोई अपील आप करना चाहेंगे? जो सीट अभी आशुतोष टंडन वाली खाली हुई है, इस पर किसी कायस्थ को ही टिकट दिया जाए, ये हमारी मांग है। ये थे कायस्थ समाज के नेता हृदयनारायण श्रीवास्तव, जिन्होंने अपनी बातें बिल्कुल बेबाक ढंग से रखी, लेकिन उनका मानना यही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कायस्थ राष्ट्रवाद के नाम पर या देश हित के नाम पर जुड़ा है और कायस्थ समाज खुद आज अपने अस्तित्व के लिए भटक रहा है और उसका फिलहाल उनकी बातों से जो सार निकला है, अभी वो किसी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचा है। होली के समारोह में एक बैठक होगी जिसमें वो तय करेंगे कि आगामी चुनाव में कायस्थ समाज क्या रणनीति बनाए। लेकिन हर समाज में, हर चुनाव में कायस्थ समाज इस तरह की बैठकें करता है, लेकिन निर्णय
कायस्थ समाज के से कोसों दूर है और हर बार कायस्थ समाज अपने नेताओं की ओर मुंह ताकता है कि हमारे समाज का कोई संगठन ऐसा होगा जो हमारे लिए हिस्सेदारी मांगेगा, जो हमारी मांगे करेगा कि क्यों कायस्थ समाज पिछड़ता जा रहा है। क्या हम एक ऐसी जाति के हो गए हैं जो राजनीति में एक बदनुमा दाग है। सोचना आपको भी होगा कि क्या कायस्थ समाज अपने आप को कलंकित महसूस कर रहा है या अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है, जिसकी सियासत में कोई वजूद नहीं रह गया है। ये कायस्थ नेताओं को सोचना पड़ेगा। अगर वो नहीं सोचेंगे तो कायस्थ समाज के अंदर जो आक्रोश पनप रहा है, शायद वो सारे कायस्थ संगठनों को एक दिन बहुत भारी पड़ने वाला है। आप सब अपनी राय हमें जरूर वाकिफ कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।